जी तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, एक बैलेंस हम करेंगे मीटर रूल को ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट द रूल स्टे हॉरिजेंटल। इस तरह के ये इसके ऊपर इस तरह से बैलेंस करें कि ये हॉरिजॉन्टल ही रहे, किसी साइड से नीचे को ना हो। Suspend two weights W1 and W2 on one side of the meter rule at distance L and L2 from the center and a third weight W3 on the other side distance L until the rule is again balanced। अब आपने तीन वेट जो हैं इसके साथ हैंग करने हैं और वो इस तरह से हैंग करने हैं कि एक साइड पे आपने दो वेट हैंग करने हैं और एक साइड पे एक वेट हैंग करना है। और हैंग करने के लिए आपको पता है दोबारा से उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन वेट्स की आपको जो है वो पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। इन वेट्स को कितनी कितनी दूर रखना है तो इन ये मीटर रूल जो है अगेन वो बैलेंस हो जाएगा। ये सारा इस पे डिपेंड करता है, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है कि किस पोजीशन पे आप इसको लेके जाएंगे तो आखिरकार ये दोबारा से मीटर रूल जो है बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेट W1 एंड W2 टेंड टू रोटेट द रॉड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट CG एंड द वेट W3 टेंड टू रोटेट इट क्लॉकवाइज। जो W1 है और W2 है ये इस जो मीटर रूल है उसको इस साइड को घुमाने की कोशिश करेंगे जो कि क्लॉक के उलट है। आपको पता है क्लॉक इस साइड से मूव करती है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो है 6 है, यहाँ पे 9। तो ये होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लेकिन W1 और W2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये देखें, तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसे मूव करवाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही जो W3 है हमारे पास ये इस साइड को यानी क्लॉक वाले ही डायरेक्शन में इसको मूव करवाना शुरू करेगा, तो इसको कहेंगे कि इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट आर W1 मल्टीप्लाई बाय L। अब ये डिफरेंट मोमेंट जो हैं हमने पढ़ा था, मोमेंट या टॉर्क हमने पढ़ा था। तो अगर वो देखें तो एक टॉर्क इसका है वेट यानी कि फोर्स, वेट इस टाइम हमारे पास फोर्स के तौर पे है, और डिस्टेंस यानी कि मोमेंट आर्म सॉरी लेंथ कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की। ये परपेंडिकुलर फोर्स है तो डायरेक्ट हमने यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है सेंट्रल पॉइंट से। तो ये इसकी मोमेंट आर्म आ गई, ये इसकी मोमेंट आर्म आ गई और ये इसकी मोमेंट आर्म आ गई। तो यहाँ पे तीन टॉर्क जो हैं इस टाइम आपको एक्ट करते नजर आएंगे। तो तीनों की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, W1 मल्टीप्लाई बाय L1, W2 मल्टीप्लाई बाय L2 और W3 मल्टीप्लाई बाय L3। When the meter rule is balanced, then the total anti-clockwise moment and total clockwise moment is equal। ठीक है, अगर बैलेंस है इट्स मीन के जितना यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है उतना ही यहाँ से क्लॉकवाइज टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जितना इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है उतना ही क्लॉकवाइज मूवमेंट भी उधर से हो रही है। तो इस वजह से दोनों को इक्वल हमने कंसीडर करना है। अब इक्वल कंसीडर करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। टोटल एंटी क्लॉकवाइज वाले की क्या वैल्यू है, W1 मल्टीप्लाई बाय L यानी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 क्या है, W2 मल्टीप्लाई बाय L2, और इक्वल हैं दोनों W3 मल्टीप्लाई बाय L3 के। तो ये हमने सिंपल वैल्यूज़ उसमें जो हैं वो पुट कर दी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विच इज़ स्टेटेड दैट। ये जो हमने बना लिया है ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, जो कि जिसको अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो वो इस तरह से करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज़ इन बैलेंस्ड पोजीशन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट। जब कोई बॉडी बैलेंस होती है किसी पोजीशन पे तो उस पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा होता है उसका सम कर लें, तमाम जितने भी एक लग रहे हैं तो एक, अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो उन सबको सम करेंगे और वो इक्वल आएगा किसके, जो कि उस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो स्टेट करता है। तो ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल मोमेंट की फाइनल स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में बेसिक हमने यही समझना था कि सम ऑफ ऑल टार्क्स ऑन अ बैलेंस्ड बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, या सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन अ बैलेंस्ड बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। 4.4 है, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है एक मीटर स्टिक है जिसको पिन किया गया है एट वन एंड ओ ऑन द टेबल सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। एक मीटर पिन है जिसको एक एंड पे जो टेबल के फिक्स किया गया है, पिन किया गया है, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। वन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एट इट्स फ्री एंड। और उस पे जो है 18 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे आप देखें इस जगह पे 18 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है परपेंडिकुलरली। Another force of magnitude 60 Newton is acting at angle of 30 degree with the stick as shown in the figure 4.13। और दूसरी फोर्स जो है यहाँ पे लगाई जा रही है 60 न्यूटन की 30 डिग्री एंगल पे। At what distance from the end of the stick that is pinned should the second force act such that the stick does not rotate। अब वो कह रहे हैं ये जो फोर्स है इसकी पोजीशन उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि 30 डिग्री पे ये फोर्स जो है 60 न्यूटन की लग रही है। वो कह रहे हैं ये किस पॉइंट पे, ये 1 मीटर के किस एरिया पे लगाएंगे इस फोर्स को ओवरकम कर लेगी और मीटर रूल को जो है वो मूव नहीं करने देगी, रोटेट नहीं करने देगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है वेट ऑफ द स्टिक डज नॉट अफेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लान। जो वेट है स्टिक का वो अफेक्ट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल प्लान पे। रिजॉल्विंग फोर्स एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट एक्ट एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो फोर्स है उसको एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट के अंदर जो है उसको हमने रिजॉल्व कर लेना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने ये पढ़ा था। तो एफ एक्स का क्या फार्मूला होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, मेन एफ यानी 60 न्यूटन की मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया, कॉस 30 की वैल्यू देखी टेबल से या कैलकुलेटर से और 60 से उसे मल्टीप्लाई करवा दिया तो 51.96 न्यूटन आया। एफ वाई कंपोनेंट के लिए एफ मेन फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा होता है। तो एफ को साइन 30 की आपने वैल्यू देखी टेबल से या कैलकुलेटर से फाइंड आउट की और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 30 न्यूटन आ गया। तो एक्स और वाई कंपोनेंट में आपने रिजॉल्व कर लिया मेन फोर्स को। एज द कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स टॉर्क इज ज़ीरो। अब हमें पता है कि टॉर्क जो है वो उस वक्त ज़ीरो हो जाता है अगर तो जो फोर्स लग रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स कंपोनेंट है, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ पे जाके फोर्स लगाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल जो है वो पैरेलल जा रहा है और वहाँ जाके ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगेगी। तो इस वजह से ये वाली फोर्स जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये तो टॉर्क को आपने जहन में ज़रूर रखना है। टॉर्क के अंदर एक तो हमने ये ला पढ़ा था ना कि अगर तो जो फोर्स है वो पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो टॉर्क ज़ीरो होगा। दूसरा हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में भी पढ़ा था। अब दो ही टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, एक एफ वाई कंपोनेंट की वजह से जो कि 30 न्यूटन का है और एक ये 18 न्यूटन इसकी वजह से जो कि हमारे पास दूसरा टॉर्क है। तो यहाँ पे नेगेटिव से क्या मुराद होता है, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये जो है ये इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इधर से ऐसे लेके जाएगा जो कि बिल्कुल क्लॉक की तरह। और हमने पढ़ा था टॉर्क के अंदर कि अगर क्लॉकवाइज मूव करवा रही है कोई फोर्स तो वो नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ये वाली फोर्स जो है ये इसको इस साइड को मूव करवाना चाह रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एफ वाई कंपोनेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाह रहा है। दैट्स वाई इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव टॉर्क हम कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर आप टॉर्क में नहीं पढ़ सके तो भी इसको जहन नशीन कर लें। नेक्स्ट है द स्टिक विल नॉट रोटेट व्हेन दीज टू टॉर्क बैलेंस ईच अदर। अब ये स्टिक कब नहीं रोटेट करेगी, जब ये दोनों टॉर्क जो हैं ये बैलेंस कर लें एक दूसरे को। तो टॉर्क 1 जो है वो टॉर्क 2 के इक्वल आए। इट्स मीन एफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी जो है वो इक्वल हो एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी एफ वाई का कंपोनेंट और इसका जो सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाए, उसके प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाए एफ ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस है।
तो हमें पता है कि 30 न्यूटन जो है वो हमारे पास एफ वाई का कंपोनेंट है। इसी फार्मूला में टॉर्क टी का फार्मूला हमने यहाँ ओपन किया, इधर भी ओपन किया। अब एफ वाई में हमें पता है 30 है तो 30 पुट कर दिया। डी हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे हमने ये वाली फोर्स लगानी है, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन इस फोर्स का हमें पता है और इसका हमें डिस्टेंस भी पता है कि 1 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने दूसरी फोर्स के वैल्यूज़ पुट की, 18 न्यूटन की फोर्स है और 1 मीटर डिस्टेंस है। तो सिंपल है, ये 30 न्यूटन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो डी की वैल्यू निकल आएगी। 4 वैल्यूज़ है ना, कोई 3 पता हो तो चौथी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये 30 को इधर डिवाइड करवाएंगे, 18 वन ज़र 18 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 30 किया तो 0.6 मीटर। इट्स मीन के 30 न्यूटन की फोर्स हमने कितने डिस्टेंस पे लगानी है, 0.6 मीटर। यानी ये वाली जो फोर्स लग रही है 60 न्यूटन की, इसको हमने 0.6 मीटर पे जो है वो लगवाना है इस मीटर रूल के। तो हमारे पास ये जो मीटर रूल है ये कैंसिल हो जाएगी, इसके जो टार्क हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे रहेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी तो 4.6 तक जो है वो हमारा कवर हो गया है। 4.7 से ऑनवर्ड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।